गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ओजस्वात आईएएस अकेडमी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर संडे कोई ना कोई नया टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो भी इन डिटेल। तो उसी संडे की सीरीज में आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज चाइना कंसील्ड एक्सटेंट ऑफ कोरोना वायरस आउटब्रेक। मतलब चाइना जो एक्चुअल ट्रूथ है रिगार्डिंग कोरोना वायरस आउटब्रेक अपनी टेरिटरी के अंदर वो हाइड कर रहा है कि कितनी वहाँ पे एक्चुअल में डेथ हुई हैं, कितने केसेस हैं और अभी रिसेंट में उसकी क्या सिचुएशन है। तो इसी टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले यू कैन डाउनलोड दिस पीपीटी फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे हम हर पीडीएफ अपलोड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। तो रिसेंटली यूएस के इंटेलिजेंस ने ये स्टेटमेंट दी है कि चाइना है वो हाइड कर रहा है अपने यहाँ का जो एक्सटेंट है कोरोना वायरस आउटब्रेक का उसे। साथ में यूएस सेनेट ने भी एक रेजोल्यूशन पास किया है और उन्होंने ये अर्ज किया है इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि वो चाइना के वुहान प्रोविंस में जहाँ से ये वायरस ओरिजिनेट हुआ था उस चीज़ के लिए इंक्वायर करें, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि चाइना कंसील कर रहा है अपने वहाँ का जो कोरोना वायरस आउटब्रेक है उसे, बोथ इन टर्म्स ऑफ टोटल केस एंड डेथ। अब ये क्लेम्स किए गए हैं यूएस के थ्रू, जो कि एक सॉवरेन कंट्री है, लेकिन डब्ल्यूएचओ की तरफ से ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। डब्ल्यूएचओ जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो आउटब्रेक से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करता है एंड गाइडलाइंस इशू करता है। अब देखते हैं कि डब्ल्यूएचओ ने इसको कैसे डील किया है। तो यूएस ना सिर्फ चाइना, ये डब्ल्यूएचओ को भी एक्यूज करता है कि डब्ल्यूएचओ ने पूरे वर्ल्ड को टाइमली वार्निंग नहीं दी इस आउटब्रेक से रिलेटेड और डब्ल्यूएचओ ने चाइना के अर्ली असर्शंस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स किया, जिसके अंदर उसने कहा था कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है कि ये डिजीज ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होती है। इनफैक्ट चाइना ने अपना फर्स्ट इंफॉर्मेशन दिया डब्ल्यूएचओ को ऑन 31 दिसंबर कि एक अननोन कॉज की वजह से निमोनिया के केसेस आ रहे हैं। देन 5 जनवरी को चाइना ने डब्ल्यूएचओ को इन्फॉर्म किया कि अभी कोई एविडेंस नहीं आया है कि ये वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है, और इसी चीज़ को 14 जनवरी को डब्ल्यूएचओ ने ट्वीट कर दिया। एंड इसी वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी डब्ल्यूएचओ की क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन कर रही है। हालांकि उसी दिन वुहान हेल्थ कमीशन ने यह भी कहा था कि एक लिमिटेड पॉसिबिलिटी भी है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है, लेकिन उसके केसेस बहुत कम होंगे। लेकिन जब 22 जनवरी को डब्ल्यूएचओ ने एक ब्रीफ विजिट किया चाइना के अंदर, तब थोड़े उसने क्लियर स्टेटमेंट्स दिए कि हाँ, वुहान के अंदर कुछ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन टाइप का वायरस ओरिजिनेट हुआ है। ओरिजिनेट इन द सेंस कि चाइना में किसी अननोन वायरस की वजह से निमोनिया के केसेस आ रहे हैं और जिसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन देखा गया है। लेकिन इसके बावजूद भी एक फुल डब्ल्यूएचओ डेलीगेशन वहाँ पे नहीं गई विद इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स अंटिल सेकेंड वीक ऑफ फरवरी, जब तक आउटब्रेक काफ़ी ज़्यादा नोटिस में आ गया था। इनफैक्ट इसके साथ में एट द एंड ऑफ जनवरी डब्ल्यूएचओ ने प्रेज भी किया, तारीफ भी की चाइना की कि उनके एफर्ट्स काफ़ी ट्रांसपेरेंट हैं इन कंटेनिंग दिस वायरस। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी और जो कंट्रीज़ हैं वो डाउट कर रही हैं डब्ल्यूएचओ की क्रेडिबिलिटी के ऊपर। इसी के साथ में ये देखा गया है कि डब्ल्यूएचओ ने ताइवान के एक्सपर्ट्स की जो सजेशन थी उनको भी इग्नोर किया। ताइवान जो एक आइलैंड है और साथ में एक कॉन्ट्रोवर्शियल टेरिटरी भी है, जिसको कुछ लोग इंडिपेंडेंट मानते हैं, बट मोस्टली इसको चाइना का ही पार्ट माना जाता है। सो रिसेंटली मिस्टर ट्रंप ने ये भी कहा कि उनके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि ताइवान के एक्सपर्ट्स ने डब्ल्यूएचओ को इन्फॉर्म किया था कि इस वायरस से ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है। लेकिन साथ में जो एविडेंसेस पब्लिश किए गए हैं उनसे ये भी शो होता है कि ताइवान की जो बातचीत हुई है डब्ल्यूएचओ से, उसके अंदर उसने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन से हो सकता है। अगर हम डब्ल्यूएचओ की मेंबरशिप की बात करें तो ताइवान डब्ल्यूएचओ का मेंबर नहीं है, क्योंकि ये टेरिटरी यूएन के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं है।
साथ में डब्ल्यूएचओ ये भी कह रहा है कि उसने सारी इंफॉर्मेशन शेयर की हैं ताइवान के हेल्थ एक्सपर्ट से, लेकिन लास्ट मंथ एक सीनियर डब्ल्यूएचओ ऑफिशियल्स ने ताइवान के रिस्पांस के ऊपर डिस्कस करने से मना कर दिया। तो ये सब इंसिडेंसेस डब्ल्यूएचओ की क्रेडिबिलिटी और उसकी इमेज को इम्पैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये शो करते हैं कि डब्ल्यूएचओ अनड्यूली इन्फ्लुएंस है चाइना से। साथ में वर्ल्ड अभी जो भी विटनेस कर रहा है वो उसके लिए चाइना को रिस्पॉन्सिबल मानता है, क्योंकि कोरोना वायरस का आउटब्रेक वुहान सिटी से शुरू हुआ, देन पूरे वर्ल्ड के अंदर स्प्रेड हुआ है। तो इसके लिए कंट्रीज चाइना को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। चाइना की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए कुछ लॉयर्स और एक्टिविस्ट जो हैं यूएसए के, वो उससे कंपनसेशन की डिमांड करते हैं। साथ में यूएस सेनेट ने भी एक रेजोल्यूशन पास किया कि वायरस के ओरिजिन की इंक्वायरी की जाए चाइना की वुहान प्रोविंस के अंदर, और जो डैमेज पूरे वर्ल्ड को इस आउटब्रेक की वजह से झेलना पड़ा है उसको क्वांटिफाई किया जाए और फिर एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जिससे रिप्रेशन या फिर कंपनसेशन लिया जा सके बीजिंग से। कंपनसेशन की डिमांड इसलिए की जा रही है क्योंकि बीजिंग एक तरीके से फेल हुआ है पूरे वर्ल्ड को इस वायरस के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए, जो कि हर स्टेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 2005 कि वो वर्ल्ड को नोटिफाई करे कि ऐसा कोई पेंडेमिक या आउटब्रेक उनकी टेरिटरी के अंदर हुआ है, जो कि चाइना ने टाइमली नहीं किया है। तो क्या ये कंपनसेशन के बेसिस वैलिड है या नहीं है? तो कुछ इंटरनेशनल जूरिस्ट ये कहते हैं कि ये क्लेम डिसमिस किए जा सकते हैं, क्योंकि हर स्टेट को एक सॉवरेन स्टेट की इम्यूनिटी मिली हुई है और पास में भी ऐसे कोई प्रेसिडेंसेस नहीं है जिनमें स्टेट्स को अकाउंटेबल होल्ड किया है फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन लाइक इबोला, जीका, एंड साथ में ऐसे प्रोविजंस का भी एब्सेंस है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के अंदर जो रिप्रेशन या फिर कंपनसेशन की बात करता है। अब देखते हैं इंटरप्ले बिटवीन लीगैलिटी, मॉरल पॉलिटिक्स एंड जियोपॉलिटिक्स। अब क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और जियोपॉलिटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उसको लीगल फ्रंट पे टाई डाउन करना इतना इजी नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इंटरनेशनल लॉज को रियल लॉ ना मान के बिल्कुल डिसमिस कर दिया जाएगा, क्योंकि लीगल पॉलिटिक्स के अंदर इंटरनेशनल लॉज काफ़ी प्रेशर बिल्डअप करते हैं ऐसे बिग नेशंस के ऊपर, और इसी से एक पावर प्ले स्टार्ट हो जाता है कंट्रीज के बीच में, जो अभी चाइना यूएस के साथ में चल रहा है। इसी के साथ ही लास्ट 2 सेंचुरीज के अंदर एक पब्लिक ओपिनियन है, वो भी काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेसी को इन्फ्लुएंस करने लग गया है। तो अब लीगैलिटी एंड मॉरल पॉलिटिक्स दोनों ही चीज़ें इंटीग्रल पार्ट बन गई हैं जियो पॉलिटिक्स का। तो क्या ये इजी होगा कि चाइना के अगेंस्ट ये केस प्रूव किया जाए? देखते हैं इस स्लाइड में। तो बहुत से वर्ल्ड लीडर इस चीज़ को मानते हैं कि अगर चाइना टाइमली ये एक्नॉलेज कर लेता कि उसके शहर वुहान के अंदर ऐसा कोई वायरस स्प्रेड हो रहा है जिसकी वजह से ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है, तो हो सकता था कि इस पेंडेमिक की वजह से जो डैमेज होगा वो काफ़ी ज़्यादा कम होता। लेकिन ये चीज़ कहना जितना आसान है, उसको प्रूव करना उतना ही मुश्किल है अंडर द लॉ। इसी के साथ में जैसे कंट्रीज क्लेम के लिए कह रही हैं, तो उस क्लेम को इस्टेब्लिश करना अगेंस्ट बीजिंग वो एक वेस्ट ऑफ टाइम है। इसी के साथ में जो WHO है, जो कि एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी अनड्यूली इंक्लाइन लग रही है चाइना की ओर, और WHO इस वायरस को चाइना वायरस कहने के लिए भी कंट्रीज पे प्रेशर बना रहा है कि कोई भी कंट्री इंक्लूडिंग यूएस प्रेसिडेंट भी इसको चाइना वायरस ना बोले, जबकि ये कोविड-19 है। तो जिस तरीके का इन्फ्लुएंस WHO के ऊपर चाइना का लग रहा है, उससे नहीं लगता कि WHO इन सब क्लेम से इम्प्रेस हो पाएगा। एंड अबाउ ऑल, अगर ये प्रूव हो भी जाता है तो भी चाइना को काफ़ी बार ये देखा गया है कि वो ऐसे वर्डिक्ट्स का रेस्पेक्ट या वैल्यू ही नहीं करता, जैसा कि साउथ चाइना सी के केस में देखा गया था, जिसके लिए चाइना ने सिंपली CJI यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को ये बोल दिया कि उनका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है ऐसे मैटर्स के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल केस को प्रूव करना, क्लेम्स की डिमांड करना और चाइना को उसको एक्सेप्ट करना, तीनों ही चीज़ें काफ़ी डिफिकल्ट हैं। अब देखते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर क्या रिलेशन होता है पावर और लॉ के बीच में।
तो अगर हम लॉ को डोमेस्टिक टर्म्स में देखते हैं तो क्योंकि वहाँ पे स्टेट हाईएस्ट अथॉरिटी होता है तो सिटीजन्स को कंपेल किया जाता है कि वो लॉ के अंदर ही काम करें। बट वहीं अगर इंटरनेशनल रिलेशन की बात आती है तो वहाँ पे जो सिनेरियो है वहाँ पे पावर ज़्यादा प्रिवेल करती है ओवर द इंटरनेशनल लॉ। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल सॉवरेन्स हैं, ना कि कोई एक वर्ल्ड गवर्नमेंट हो जो उसको इन्फोर्स कर सकती है। क्योंकि ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसके थ्रू स्टेट को कंपेल किया जाए कि वो लॉ के अंदर ही काम करें, तो जो बिग पावर्स हैं, बिग नेशंस हैं, वो कई बार अपनी मनमानी करते हैं। अब देख लेते हैं कि इसके अंदर यूएनएससी का क्या रोल हो सकता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो यूएनएससी के जो मेंबर्स हैं उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो कोर्सिव मेथड जैसे इकोनॉमिक सैंक्शन या मिलिट्री फोर्स का यूज कर सकते हैं। और ये वो कर सकते हैं जब वो एक कंसेंसस डेवलप कर पाए अमंग मेजर कंट्रीज, जिसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स आते हैं और इनके पास वीटो पावर भी है। अब क्योंकि यूएस एंड चाइना दोनों यूएनएससी के पार्ट हैं, उसके परमानेंट मेंबर हैं, तो दोनों के पास वीटो पावर है। एंड इन रियलिटी यूएनएससी किसी भी एक 5 परमानेंट मेंबर्स के अगेंस्ट में वर्क नहीं कर सकता। साथ में आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि कौन से 5 कंट्रीज हैं जो परमानेंट मेंबर हैं यूएनएससी के। 2 कंट्रीज मैं आपको बता चुकी हूँ, बाकी के आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आप नहीं जानते हैं तो जाके गूगल कीजिए। अब बीजिंग यानी कि चाइना जो कि यूएनएससी का पार्ट है, वो अब तक यूएनएससी में जम्मू एंड कश्मीर के मैटर को डिस्कस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। बट जब कोरोना वायरस या इस क्राइसिस की बात आई है तो वो हर सजेशन को सिंपली ब्लॉक कर देता है। तो इससे क्या हमें ये समझना चाहिए कि जो ये लॉज हैं उनका ग्लोबल एरेना के अंदर कोई मीनिंग नहीं है। सो दिस परसेप्शन इज ऑल्सो नॉट प्रॉपर, क्योंकि हो सकता है कि जो आउटकम्स हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर वहाँ पे पावर प्रिवेल कर सकती है, लेकिन जब बात आती है इंटरनेशनल डिस्कोर्स की किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, तो उनका जो भी फ्रेमवर्क होता है वो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर ही आता है। एंड साथ ही इंटरनेशनल लॉ होने की वजह से एक मॉरल प्रेशर भी बनता है, बिग नेशन हो या स्मॉल नेशन हो, उनके सिटीजन्स पे भी, नेशंस पे भी और ग्लोबल सोसाइटी के ऊपर भी। जैसे अगर हम इंडिया का केस लेते हैं, इंडिया ने आर्टिकल 370 हटाया जो कि पूरा एक इंटरनल मैटर है इंडिया का। इसके बावजूद पाकिस्तान ने इसको इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की। साथ में चाइना भी यूएनएससी में इसके बारे में डिस्कशन करना चाहता है। ह्यूमन राइट्स चेक के लिए भी काफ़ी बार फॉरेन से एक्सपर्ट जम्मू एंड कश्मीर में आए हैं। एंड ये सब हो सकता है क्योंकि एक मॉरल प्रेशर है एक इंटरनेशनल लॉ की वजह से। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि चाइना अपना लीगल आर्ग्यूमेंट विन करे कि उन्होंने जो कुछ किया है वो एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर है, तो वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से लीगली पीछे हो सकते हैं। एंड इसके लिए चाइना ने ग्रेट पावर रिलेशंस भी बनाए हैं काफ़ी कंट्रीज़ के साथ में, जिससे वो ये लीगल आर्ग्यूमेंट जीत सकता है। लेकिन कई बार इन वेस्टर्न लीगल आर्ग्यूमेंट्स के नेगेटिव लेसन्स भी देखने को मिले हैं इन द केस ऑफ सोवियत यूनियन ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, और कई पॉजिटिव लेसन्स भी देखने को मिले हैं इन द केस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड यूएसए। तो सिर्फ इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर ही नहीं, लीगल आर्ग्यूमेंट्स भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन शेपिंग ग्लोबल नरेटिव बहुत से केसेस के अंदर। लेकिन चाइना के केस में वो अलग ही नरेटिव अपना डेवलप कर रहा है, क्योंकि चाइना अब एक मासिव प्रोपेगेंडा डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, जिसने उसको यूएस को ही टारगेट करना शुरू कर दिया इस कोरोना वायरस के लिए। चाइना अब ये प्रोपेगेंडा फैलाना चाहती है कि जो यूएस है वहाँ से इस कोरोना वायरस का ओरिजिन हुआ है और देन उसने चाइना को इम्पैक्ट किया है। तो चाइना का नैरेटिव इस तरीके से है कि वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहा अगेंस्ट पावरफुल इंटरनेशनल नैरेटिव, उसकी जगह पे वो अपना ही एक नैरेटिव डेवलप कर रहा है जिसमें वो बाकियों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। ऑन द लाइटर नोट, ये कुछ इस तरीके से है कि अगर कोई कहता है कि ये एक लाइन है, इसको बिना काटे आप बड़ा या छोटा करो, तो चाइना क्या करता है कि साइड में एक लंबी लाइन कर देता है। एंड इसी तरीके से वो अपना नैरेटिव डेवलप करने की भी कोशिश कर रहा है। अब लास्ट में इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंटरनेशनल लॉ को एक की स्टोन बनाना चाहिए किसी भी डिप्लोमेसी के अंदर।
फॉर इंस्टेंस इंडिया चाहता है कि उसको मेंबरशिप मिले NSG की, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस उसने कश्मीर के मैटर में किए हैं उसके लिए उसको सपोर्ट मिले, तो उसके लिए इंडिया को चाइना की लीगल पॉलिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंडिया को ऐसे ट्रिक्स बिजिंग से सीखने की ज़रूरत है जिससे वो इंटरनेशनल लॉ के अंदर डिप्लोमेसी को डिज़ाइन करे, स्पेशली इन द मल्टीलेटरल डोमेन। मीन्स ये देखना ज़रूरी है कि इंडिया का इंटरेस्ट कहाँ कन्वर्ज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल WTO के केस में इंडिया एंड चाइना आर ऑन द सेम फ्रंट बट USA ऑन डिफरेंट फ्रंट। लेकिन जब साउथ चाइना सी या फिर इंडो पैसिफिक एरिया की बात आती है, देन इंडिया एंड USA बिकेम वन एंटिटी एंड चाइना ऑन द अदर हैंड। तो इंडिया इंटरनेशनल लॉ को कैसे कीस्टोन बना के अपनी डिप्लोमेसी में यूज कर सकता है, उस चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है। साथ में री इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है जियो लीगल आर्ट्स के अंदर। जैसे सभी कंट्रीज के स्ट्रेटेजिक एंड्स अलग अलग हैं, तो इंडिया को ऐसी जियो पॉलिटिक के अंदर लेवरेज होने की ज़रूरत है जहाँ पे कंट्रीज के स्ट्रेटेजिक एंड को इंडिया यूज कर पाए। सो ओवरऑल कंक्लूजन अगर हम देखते हैं तो इंटरनेशनल लॉ को एक कीस्टोन और जियो लीगल आर्ट में री इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। So that's all in our today's lecture. Hope you guys are liking the lecture, and please subscribe our channel and press the bell icon to get the latest update of the videos. Also like, comment and share the video, and please write down the answer in the comment section. What are the 5 permanent members of UNSC? So stay safe, stay healthy. We will meet on next Sunday with another topic. Have a nice day and thank you.